आई एम निशा, आई एम टेकिंग योर टेली क्लासेस हियर। व्हाट इज द टेली? क्या समझते हैं हम? व्हाट इज द टेली? टेली क्या है? टेली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द मीन ऑफ द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? पहले के जमाने में क्या अकाउंटिंग नहीं होती थी? बिल्कुल अकाउंटिंग होती थी। तो जब कंप्यूटर आ गई, एक मशीन आ गई, जब हमने समझा कि उस काम को हम बहुत इजी गोइंग कर सकते हैं, बहुत फास्ट ट्रैक पे कर सकते हैं, तो किसी भी काम को अगर हमको मशीन पे करना है, कंप्यूटर पे करना है, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की नीड होती है। सो व्हाट इज द टेली? हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट टेली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। हिस्ट्री ऑफ टेली, आई वांट टू टेल यू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द टेली। टेली की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? 1986 में। भारत गोयनका इसके फाउंडर हैं। टेली सोल्यूशन कंपनी के पास टेली के सारे राइट्स होते हैं। अब 1986 से लेकर अभी करंट में चल रहा है हमारा 2024। ऑलमोस्ट हम समझते हैं कि 38 ईयर का टेली हमारा हो चुका है। तो मार्केट में कोई भी सॉफ्टवेयर मयूर अगर 38 ईयर तक रुका हुआ है तो उसने क्या किया होगा? टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट किया होगा। विदाउट अपडेशन किसी भी सॉफ्टवेयर का इतने लंबे टाइम तक मार्केट में रुकना इम्पॉसिबल है। टेली ने अपने आप में जो जो अपडेशन किए हैं वो मैं आपको समझाने वाली हूँ वर्जन ऑफ द टेली पे। पहला जो टेली का वर्जन है, इट्स कॉल्ड द 4.5। पहला जो वर्जन आया उसका नाम है 4.5। इट्स अ डॉस बेस्ड वर्जन। व्हाट इज द मीन ऑफ द डॉस मयूर? डॉस का मीनिंग होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम, हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि डॉस हमारा ब्लैक एंड व्हाइट था, दैट्स व्हाई जो हमारा टेली का पहला वर्जन रहा वो भी पूरा ब्लैक एंड व्हाइट ही था। आफ्टर दैट टेली में कुछ अपडेशन हुए, नया वर्जन लॉन्च हुआ 5.4। 5.4 विंडो बेस्ड वर्जन था। विंडो बेस्ड होने के कारण ये विंडो चूंकि हमारा पूरा कलरफुल होता है, आज भी हम जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें दे ऑल द विंडो बेस्ड। आप देख रहे हैं सभी जो सिस्टम है हमारे वो कैसे हैं? कलरफुल हैं। इसी कारण हमारा जो टेली था वो कैसा हो चुका था? कलरफुल हो चुका था। इसमें हम माउस कीबोर्ड के साथ साथ माउस का यूज भी कर सकते थे। 5.4 पे हम लोग सिंपल टाइप के ट्रांजेक्शन इजीली बना सकते थे। व्हाट इज द मीन ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ इजीली? माल को खरीदा, परचेज किया, सेल किया, रिसिप्ट किया, पेमेंट किया, इजी गोइंग हम ये ट्रांजेक्शन मेंटेन कर सकते थे। अब प्रॉब्लम कहां पर आना स्टार्ट हुई? प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ व्हाट वी हैव टू डू फॉर द परचेस रिटर्न, व्हाट वी हैव टू डू फॉर द सेल्स रिटर्न। इफ एनी केस अगर हमारे पास पेमेंट नहीं आ रहा है तो पेमेंट को लाने के लिए या पेमेंट पर इंक्लूडिंग अमाउंट एड ऑन करने के लिए हम क्या करें? तो उसके लिए नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। सॉफ्टवेयर का नाम हुआ 6.3, जिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूज किया जाने लगा। अगर आप पेमेंट लेट होता है देने में तो आप इंक्लूडिंग द मेन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट भी उस अमाउंट को चार्ज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपडेशन आया और अगला जो वर्जन लॉन्च हुआ इट्स कॉल्ड द 7.2। 7.2 टेली का सबसे बड़ा सक्सेसफुल वर्जन रहा है अभी तक का। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट ओनली टैक्सेशन। अभी तक जितने भी वर्जन थे हम उन पे टैक्सेस अप्लाई नहीं कर सकते थे, बट 7.2 पे हम लोग टैक्स अप्लाई करने लगे। कौन कौन से टैक्स अप्लाई हुए यहाँ पर? वेट है, सीएसटी है, सर्विस टैक्स है, प्लस टीडीएस है। फ्यूचर में वेट, सीएसटी और सर्विस टैक्स कन्वर्ट हुए हमारे जीएसटी टैक्स में। टेली सबसे बड़ा 7.2 जो वर्जन रहा, टेली का सबसे बड़ा सक्सेसफुल वर्जन रहा। इसमें अपडेशन किए और लॉन्च किया गया 8.1। व्हाट इज द मीन ऑफ द 8.1? क्या नई चीजें आई इसमें? इसमें नया आया कि अब आपकी जो लैंग्वेज थी वो हिंदी भी काउंट होने लगी। यू आर एबल टू डू अकाउंटिंग इन हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो इन द वर्जन ऑफ 8.1। प्लस पैरोल नाम का एक फीचर था, जैसे कि अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करें तो एक्सेल अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, टेली अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है। वैसे पैरोल पहले अपने आप में क्या था? एक इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर था। पैरोल पे क्या किया जा सकता था? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय हैं, उनका बेसिक सैलरी कितना है, टीएडीए कितना है, आफ्टर डिडक्शन उनको सैलरी क्या मिलेगी, ये सारी चीजें मेंटेन की जाती थी मयूर कहाँ पर? पैरोल पर। अभी पैरोल को क्या किया? टेली ने परचेस कर लिया, तो क्या हो गया? वो टेली का एक सॉफ्टवेयर हो गया। प्लस अकाउंटिंग की भाषा हिंदी हो गई। प्लस कुछ न्यू टैक्सेस मार्केट में आए, ऑब्वियस है नए टैक्सेस मार्केट में आए तो टेली को भी उसे अपडेट करना था। तो एक्सरसाइज टैक्स, एफबीटी टैक्स, टीसीएस टैक्स, ये नए टैक्सेस इंक्लूड हुए विद इन 8.1। प्लस प्राइस लिस्ट, बिल ऑफ मटेरियल, पॉइंट ऑफ सेल, ये चीजें भी इंक्लूड हुई। अब आप इन सारी चीजों के लिए कोई भी टेंशन या स्ट्रेस दिमाग पे ना रखें, क्योंकि जैसे जैसे हम टेली को सीखेंगे वैसे वैसे हम ये सारी चीजों को प्रैक्टिकल करेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ द बिल ऑफ मटेरियल, व्हाट इज द मीन ऑफ द पॉइंट ऑफ सेल, व्हाट इज द मीन ऑफ द एक्साइज टैक्स। मैडम ये सारी चीजें क्या है? तो डे बाय डे हम इसको सीखने वाले हैं। इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्शन ऑफ द टेली कि टेली के कौन कौन से वर्जन आए और किस किस वर्जन में क्या क्या अपडेशन हुए। आफ्टर दैट नया वर्जन अपडेट हुआ, इट्स कॉल्ड द 9.0। 9.0 जो वर्जन है इस पर क्या नया आया? इस पर नया आया हमारे 16 न्यू लैंग्वेजेस। कितनी नई भाषाएं आई? 16 नई भाषाएं। व्हाट इज द मीन ऑफ द 16 न्यू लैंग्वेजेस? इंडिया में जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं थी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, ये सारी मदर टंग उसने लॉन्च की। उन्होंने कहा इट्स ओके, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इफ एनी केस अगर आप महाराष्ट्रियन है तो यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द महाराष्ट्रियन लैंग्वेज।
इफ यू आर तमिल देन यू आर एबल टू लर्न द तेलुगु लैंग्वेज, तो आप अपनी मदर टंग पे भी इजीली इस पे काम कर सकते थे। इसमें अपडेशन हुए और आया ERP9। ERP9 था .NET फीचर, वर्ल्ड वाइड था आपका डाटा। व्हाट इज द मीन ऑफ द वर्ल्ड वाइड? वर्ल्ड वाइड का मीनिंग होता है जैसे फेसबुक, जीमेल पे बनाए हुआ आपका जीमेल आईडी। अभी कभी भी आपको व्हाट्सएप का डाटा, फेसबुक का डाटा या जीमेल का डाटा कभी कहीं कैरी करना पड़ा है आज तक? तो मैं कहना चाहूंगी बिल्कुल भी नहीं। क्या होता है, आप जहां पर भी दुनिया में, आप जहां पर भी हैं, आपने अपना जीमेल आईडी एड्रेस डाला, पासवर्ड डाला एंड यू आर एबल टू डू वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। तो जब ये डाटा वर्ल्ड वाइड हो गया तो टेली सॉल्यूशन कंपनी से आपको इस सॉफ्टवेयर को परचेस करना था। जब टेली सॉल्यूशन कंपनी से आप इस सॉफ्टवेयर को परचेस करते हैं तो वहां पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है। जब आप जीमेल अकाउंट पे जाएंगे तो अपना यूजर आईडी प्लस पासवर्ड आप अपडेट कीजिए एंड यू आर एबल टू डू वर्क ऑन द टेली फ्रॉम एवरीवेयर। इसमें भी अपडेशन हुआ और नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ ERP 9.06। ERP 9.06 लॉन्च हुआ 1 जुलाई 2017 को, जिसमें अप्लाई हुआ GST टैक्स। GST टैक्स इसके पहले के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आप अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, आपको फीचर नहीं मिलेगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप टेली ERP 9.06 पर भी 30 जून की एंट्री बनाते हुए GST को अप्लाई करेंगे तब भी GST टैक्स नहीं अप्लाई होगा। ये कब से एप्लीकेबल हुआ? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द GK ऑल्सो, 1 जुलाई 2017 से। और इसमें अपडेशन हुए और नया जो वर्जन लॉन्च हुआ है इट्स कॉल्ड द टेली प्राइम। टेली प्राइम के भी काफी वर्जन आ चुके हैं, 2.0, 3.0 एंड 4.0। डे बाय डे हम ये सारे सॉफ्टवेयर लर्न करने वाले हैं और आपको जो मेन फंक्शंस ऑपरेट करने हैं वो सॉफ्टवेयर होगा आपका टेली प्राइम, क्योंकि आने वाला पूरा टाइम है टेली प्राइम का। इट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेली, नथिंग एल्स ऑफ दिस। ये बस आपकी जानकारी के लिए है, आपके कोर्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। इफ एनी केस अगर कोई आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपने कह दिया हम टेली कर रहे हैं। अब भाई टेली में क्या कर रहे हैं हम, है ना? किसी ने पूछा कि क्या टेली प्राइम सीख रहे हो, अब आपको नहीं पता कि व्हाट इज द मीन ऑफ द टेली प्राइम, तो वहां पर आप स्पीचलेस होंगे। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। अब आप पूरी तरह बता सकते हैं कि भाई हम लोग टेली प्राइम कर रहे हैं और वो दूसरे वर्जन के बारे में जानकारी हाँ बिल्कुल है। कौन कौन से वर्जन है आप सारे वर्जन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टेली 7.2 है, ERP 9 है, टेली प्राइम है। देन आफ्टर नेक्स्ट स्लाइड। ये थी बातें टेली की। अब हम लोग बात करेंगे बिजनेस की। टेली कौन करता है? बिजनेसमैन टेली पर अपने अकाउंट्स को हैंडल करते हैं, या फिर उन्होंने किसी अकाउंटेंट को हायर किया है तो वो भी क्या करता है, टेली पर उस बिजनेसमैन के अकाउंट को मेंटेन करता है। तो जो बेस है, आधारभूत तो क्या हुआ, हमारा बिजनेस ही हुआ ना। अगर बिजनेस नहीं है तो टेली का कोई नीड होगा क्या हमें? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो टेली क्या है, पूरा का पूरा डिपेंड होता है हमारे बिजनेस पर। बिजनेस का हिंदी मीनिंग होता है व्यापार। व्यापार का संधि विच्छेद अगर आप करते हैं तो क्या होगा मयूर? व्यय धन पार। व्यय को हमने क्या किया? पार किया। व्यय को जिसने पार किया उसका बिजनेस क्या है? सक्सेसफुल है। जिसने व्यय को पार नहीं कर पाया हम क्या बोलते हैं? उसका बिजनेस लैप्स हो गया, खत्म हो गया, उसका बिजनेस डूब गया। देन अब हम लोग बात करेंगे, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वी हैव टू नीड टू फैक्टर, टू इंपॉर्टेंट फैक्टर। दे बोथ आर कैपिटल और गुड्स, जिसके बिना हम बिजनेस के बारे में सोच भी नहीं सकते। व्हाट इज द मीन ऑफ द कैपिटल? कैपिटल का हिंदी मीनिंग होता है पूंजी। पूंजी का मतलब होता है वह अमाउंट जिससे व्यापारी ने अपना व्यापार प्रारंभ किया है। मैं अपने स्वयं की बात करती हूँ। अगर मैंने अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट 4 लाख रुपए से स्टार्ट किया है तो 4 लाख इज कैपिटल फॉर मी। बट मेरे बैंक अकाउंट में 40 लाख रुपए डिपॉजिट है, तो 40 लाख रुपए मेरे लिए कोई मेरा कैपिटल अकाउंट नहीं है, इट्स असेट्स फॉर मी, मेरी संपत्ति होगी वो। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर पे बात करते हैं मयूर हम लोग, इट्स कॉल्ड द गुड्स। गुड्स का मतलब होता है माल। व्हाट इज द मीन ऑफ द माल? कोई भी व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से जिस वस्तु को खरीद कर बेचता है वह वस्तु उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन के लिए क्या होती है? गुड्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कंप्यूटर का शॉप है तो कंप्यूटर मैं खरीदती हूँ, कंप्यूटर को मैं बेचती हूँ, इस पूरी प्रोसेस में मुझे होता है प्रॉफिट। तो कंप्यूटर मेरी कंपनी के लिए क्या होगा? गुड्स होगा। लेकिन मेरा कंप्यूटर का जो शोरूम है बहुत अच्छा रन हो रहा है, मैंने अपनी लग्जरी के लिए कार खरीदी, तो कार इस केस में मेरे लिए गुड्स नहीं है, कार मेरे लिए होगी मेरी असेट्स। अब हम इसे रिवर्सिबल करते हैं। इफ आई हैव शोरूम ऑफ अ कार, मेरे पास कार का शोरूम है, मैं कार को खरीदती हूँ और कार को बेचती हूँ, तो इस पूरी प्रोसेस में कार मेरे लिए होगा गुड्स, क्योंकि कार को खरीद के कार को बेचकर मैं क्या करूंगी? प्रॉफिट को अर्न करूंगी। इसी प्रोसेस में कंप्यूटर पे अपना डाटा मेंटेन करने के लिए मैंने कंप्यूटर नाम की एक मशीनरी परचेज की कि मैं अपनी अकाउंटिंग को हैंडल कर सकूं। भाई हमने कितनी कार खरीदी, कितनी कार बेची, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, कंपनी के पास कितनी असेट्स है, कंपनी की कितनी लायबिलिटीज हैं।
तो जैसे ही मैं आपसे बताना चाह रही थी कि जब मैं कंप्यूटर के शोरूम की बात करती कार के शोरूम की बात कर रही हूँ और मैंने वहां पर कंप्यूटर परचेज किया, इस केस में कार तो हमारे लिए होगी गुड्स और कंप्यूटर चूंकि हमने अपने डाटा को मेंटेन करने के लिए मशीनरी परचेज की है, दैट केस में कंप्यूटर क्या होगा हमारे लिए असेट्स। आर यू क्लियर अबाउट इट? आई होप सो क्लियर। फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ। कंप्यूटर का शोरूम है, कंप्यूटर खरीदा और बेचा, कंप्यूटर हुआ गुड्स। लेकिन लग्जरियस के लिए हमने खरीद ली कार, तो कार हुई असेट्स। कार का शोरूम है, कार खरीदा और बेचा, तो कार हुआ गुड्स। लेकिन कार का डाटा मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर हमारे लिए होगा हमारी असेट्स। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? बिजनेस में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन दो फैक्टर के बिना बिजनेस पॉसिबल नहीं है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस। बिजनेस जो होता है कंप्लीट एक साइकिल होती है। किस चीज की साइकिल है? परचेसिंग गुड्स एंड सेलिंग गुड्स। माल को खरीदकर माल को बेचना, यही तो बिजनेस है। इस केस में क्या होगा? 3 केस बनते हैं। पहला होगा प्रॉफिट, दूसरा होगा लॉस, तीसरा होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। इसके अलावा बिजनेस में कभी भी कोई चौथी कंडीशन किसी भी व्यक्ति ने आज तक नहीं देखी है। 20 रुपए का माल खरीदा, 40 में बेचा, इट्स अ प्रॉफिट फॉर यू। 40 में परचेज किया, 20 में बेचा, इट्स अ लॉस फॉर यू। 20 का खरीदा, 20 में बेचा, नो प्रॉफिट नो लॉस। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। हमने माल खरीद भी लिया, हमने माल बेच भी दिया। तो ऑब्वियस है जिन लोगों से हम बिजनेस में माल खरीदते हैं उनके भी कुछ नाम होते हैं, जिनको हम बिजनेस में माल बेचते हैं उनके भी कुछ नाम होते हैं। तो जिन लोगों से हम बिजनेस में माल परचेस करते हैं उनको बिजनेस में कहा जाता है सन्ड्री क्रेडिटर। व्हाट इज द मीन ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर? सन्ड्री क्रेडिटर का मीनिंग होता है विविध लेनदार। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर मतलब विविध लेनदार। विविध लेनदार मतलब वो लोग जिनसे हमने बिजनेस में उधार में माल लिया है। और ऑब्वियस है कि हमने इनसे माल लिया है तो ये हमसे क्या लेंगे? पैसा लेंगे। बात करते हैं सन्ड्री डेटर्स की। सन्ड्री डेटर्स मतलब जिनको हमने उधार में माल देते हैं। ऑब्वियस है जिनको हम माल उधार में देते हैं वो हमें क्या देते हैं? पैसा देते हैं। इस तरीके से बात खत्म होती है यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स की, सन्ड्री डेटर्स की। तो जब आप अकाउंटिंग हैंडल करते हैं तो वो सारे लोग जिनसे आप गुड्स परचेस करते हैं उनको जब आप लेजर क्रिएट करेंगे तो उन सभी लेजर्स को आप अंडर ग्रुप लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। जिन सब लोगों को आप माल बेचते हैं उनको लेंगे आप अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द असेट्स और लायबिलिटी। कोई भी बिजनेस रन करने के लिए अगेन 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर नीडेबल होते हैं। दे बोथ आर असेट्स और लायबिलिटीज। बिना असेट्स और बिना लायबिलिटी के कोई भी बिजनेस फिर से रन नहीं होगा। कैसे? बात करते हैं व्हाट इज द असेट्स एंड व्हाट इज द लायबिलिटी। वो सारी चीजें बिजनेस पे जिन पर आपके अधिकार है, जिनको सेल आउट करके आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें बिजनेस में कहलाती हैं असेट्स। वो सारी चीजें जिन पर आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं वो सारी चीजें कहलाएंगी आपकी इंग्लिश में लायबिलिटी, हिंदी में दायित्व। मैं आपको इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगी। मेरा जो क्लास है इट्स बिजनेस फॉर मी। यहाँ पर जब मेरे स्टूडेंट आते हैं तो मुझे यहाँ पर फर्नीचर, लाइट, फैन, कूलर, एसी, कंप्यूटर ये सब रखने होते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक चीज नहीं हुई, क्या मेरे स्टूडेंट मुझे ज्वाइन करने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास कंप्यूटर ही नहीं है स्टूडेंट प्रैक्टिस कहाँ करेगा? अगर मेरे पास फर्नीचर नहीं है तो स्टूडेंट बैठेगा कहाँ? तो मुझे अपनी एसेट्स को मेंटेन रखना होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व या जिम्मेदारियां। मेरी क्लास मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 8 तक चलती है और काफी सारे सब्जेक्ट रन होते हैं, लाइक टैली है, बेसिक है, कॉरल ड्रॉ है, लैंग्वेजेस है, ट्यूशन क्लासेस है, स्पोकन इंग्लिश है। क्या सारे सब्जेक्ट मैं खुद ही हैंडल कर सकती हूँ? इम्पॉसिबल फॉर मी। तो इस केस में क्या होगा? मुझे टीचर्स हायर करने पड़े। तो जो टीचर्स मैंने हायर किए हैं उन सबको सैलरी पे करना क्या होगा? मेरा लायबिलिटी। मैंने मल्टी को रेंट पे लिया है, मैं मल्टी में क्लास रन करती हूँ, उस मल्टी का रेंट पे करना क्या होगा? हमारी लायबिलिटी। इलेक्ट्रिसिटी हम रन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना क्या होगा? हमारी लायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं मयूर, हम लोग बात करेंगे असेट्स की। असेट्स को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, करंट असेट्स और फिक्स असेट्स। सो व्हाट इज द मीन ऑफ द करंट असेट? ऐसी सभी संपत्तियां जो पहले से कैश में हैं या जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट होकर हमें मिल जाएंगी, उन्हें हम कहते हैं करंट असेट्स। व्हाट इज द मीन ऑफ द जल्द से जल्द? विद इन 1 आवर, विद इन 1 सेकेंड, विद इन 1 मिनट। तो इसकी जो डेफिनेशन है अर्थशास्त्रियों ने जो इसका एक परिभाषा दी है वो परिभाषा है 1 साल के अंदर अंदर। ऐसी सभी संपत्तियां जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होकर हमें मिलेंगी उन्हें कहते हैं करंट असेट्स। लाइक कैश इन हैंड, ऑलरेडी कैश में है। कैश एट बैंक, जितना भी पैसा हमारा बैंक में डिपॉजिट है हम भी जब भी चाहें तब उसे विड्रॉ कर सकते हैं। स्टॉक इन हैंड, हर व्यापारी यही चाहेगा कि इसका स्टॉक जल्दी से जल्दी बिक जाए, स्टॉक सेल आउट हो और इसको किस में कन्वर्ट होके मिले? वो कैश में। सन्ड्री डेटर्स, जिन लोगों को हमने उधार में माल बेचा है तो ऑब्वियस है कि हम उनसे पैसा
प्राप्त करना चाहेंगे जल्दी से जल्दी। कभी भी हम किसी भी व्यक्ति को ऐसा कहते हैं क्या कि भाई आप पैसा ले जाइए, 8-10 साल बाद आके पेमेंट करना? ऐसा हुआ तो हमारा खुद का बिजनेस पूरी तरीके से लैप्स हो जाएगा, क्योंकि रोटेशन ही नहीं बन पाएगा। देन आफ्टर बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे समस्त खर्चे जो हम एडवांस में कर चुके हैं वो चीजें भी हमारे लिए करंट असेट्स में ही काउंट होती हैं। लाइक मेरी क्लास का रेंट, 3 महीने के लिए मैंने क्लास का एडवांस रेंट पे किया है, इट्स अ करंट असेट्स फॉर मी। मैं 3 महीने तक यहाँ पर इजीली क्लासेस रन कर सकती हूँ। लेकिन मैंने चाहा कि मैं इस क्लास को सेल आउट कर दूं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, बिकॉज इट्स नॉट अ फिक्स असेट्स फॉर मी, इट्स ओनली करंट असेट्स फॉर मी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिक्स असेट्स। बात करते हैं हम लोग स्थायी संपत्ति की। ऐसी सभी संपत्तियां जो हमारे साथ 1 साल या उससे लंबे समय तक रहने वाली हैं, इट्स ऑल इंक्लूड इन द फिक्स असेट्स, लाइक फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, मोटर कार, प्लांट और फैक्ट्री। इन सारी चीजों को हम लोग रोज रोज बदलते हैं क्या? ऑब्वियस है नहीं। आपके पास जो बाइक है उसको आप कंटिन्यू रन कर रहे हैं। आपके घर में जो भी फर्नीचर है, सोफा है, बेड है, हम रोज चेंज कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके से हम बिजनेस का फर्नीचर को भी रोज रोज चेंज नहीं करते। बिल्डिंग है, मोटर कार है, प्लांट है, फैक्ट्री है। मैंने अगर वाटर प्यूरिफायर प्लांट लगाया, मैं रोज चेंज करना चाहूंगी कि अपना प्लांट? ऑब्वियस है नहीं। कोई भी संपत्ति, कोई भी फैक्ट्री अगर हम रन करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें उससे क्या हो, इनकम होना स्टार्ट हो। और इनकम कब होगी? जब उसका गुडविल बनेगा। ऑब्वियस है, गुडविल बनाने के लिए आपको कुछ स्टेबिलिटी देना नीडेबल है। आफ्टर दैट आई एम टेकिंग अ टॉपिक ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, जैसा कि हमने बात की थी हिंदी में, लाइबिलिटी को क्या कहते हैं? दायित्व या जिम्मेदारियां। कोई भी बिजनेस आप रन कर रहे हैं तो ऑब्वियस है, बिजनेस रन किया है तो जिम्मेदारियां तो आनी ही है। टू काइंड ऑफ द लाइबिलिटी वी हैव हियर, करंट लाइबिलिटी और फिक्स लाइबिलिटी। कुछ दायित्व ऐसे होते हैं जिन्हें हमें एज सून एज फील करना होता है, दे ऑल इंक्लूड इन द करंट लाइबिलिटी। कुछ दायित्व ऐसे होते हैं जिनको हम साल दर साल फील कर सकते हैं, इट्स ऑल इंक्लूड इन द फिक्स लाइबिलिटी। कैपिटल का अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। ऐसे सभी दायित्व जिसका निर्वाह हमें 1 साल के अंदर अंदर फुलफिल करना है, दे ऑल इंक्लूड इन द करंट लाइबिलिटी। लाइक सन्ड्री क्रेडिटर, जिन लोगों से हमने उधार में माल खरीदा है। उधार माल खरीदा है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उन लोगों को एज सून एज पैसा चुकाएं। व्हाट इज द मीन ऑफ द एज सून एज? मार्केट मैक्सिमम लिमिट जो देता है वो कितने दिन की देता है? वह 1.25 महीने की। उससे ज्यादा 45 डेज से ऊपर कोई भी लिमिट आपको नहीं मिलने वाली है। बात करते हैं बिल पेपर, जितने भी हमें बिल पे करना है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल का। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके घर पर आता है, उसमें डेट मेंशन है 26 इज द लास्ट डेट विद द लेट फीस 28। उसके आगे अगर आपको पेमेंट करना है तो आप कर पाएंगे क्या? नहीं। कोई भी आपके घर पे नॉक करके ठक ठक करके नहीं आएगा कि मैं मुझे बिल पे कर दो। क्या होगा? वहां से कनेक्शन हमारा कट जाएगा। इट्स अ करंट लायबिलिटी ऑफ अस। ये हमारा दायित्व है, ऐसा दायित्व जिसका निर्वाह हमें शीघ्र करना ही होगा। शॉर्ट टर्म लोन, अगर आप बिजनेस रन करते हैं और बिजनेस को रन करते समय हमें आवश्यकता पड़ी लोन की, 12 महीने से कम का जो भी लोन है उसको हमेशा और हमेशा किस अंडर ग्रुप में सिलेक्ट करेंगे आप? शॉर्ट टर्म लोन या करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है? ऐसे सभी खर्चे जो मुझे इस मंथ में चुकाने थे, किसी कारणवश में नहीं चुका पाई, नेक्स्ट मंथ में क्या काउंट होंगे? वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसा खर्चा जिसका निर्वाह मुझे पहले ही कर देना चाहिए था बट किसी कारणवश में नहीं कर पाई, तो नेक्स्ट मंथ में क्या कहलाएगा? वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कंपनी में वर्क करते हैं, आपने अपनी कंपनी में मार्च मंथ में काम किया, मार्च की सैलरी आपकी कंपनी को देनी चाहिए अप्रैल में। जब मार्च की सैलरी कंपनी अप्रैल में पे करती है, इट्स एक्सपेंसेस फॉर द कंपनी। लेकिन अगर आपने मार्च में काम किया, कंपनी ने आपकी सैलरी को होल्ड पे रखा और अप्रैल में की जो सैलरी थी वो आपको पे की ना मैच, तो मार्च की जो सैलरी जो अप्रैल में आनी थी मई में क्या कहलाएगी? वो कंपनी के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज फिक्स लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी की बात करते हैं। फिक्स लायबिलिटी के एग्जांपल होंगे कैपिटल, लॉन्ग टर्म्स लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, बिजनेस लोन एंड कार लोन। नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक इज अकाउंट्स। वी आर टॉकिंग अबाउट द अकाउंट्स। अकाउंट्स को मेनली 3 भागों में बांटा गया है। भाई वेरिएशन क्यों किया गया है, क्यों बांटा गया है इनको? क्योंकि जैसे आपके घर का एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ मैं, आपके घर को आपने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, लाइक किचन है, डाइनिंग हॉल है, बेडरूम है। क्यों? क्योंकि चीजें व्यवस्थित हों, सुटेबल हों। हमें खाने पीने का कोई भी सामान ढूंढना, हम कहाँ जाएंगे? किचन में। हमें अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट ढूंढने, हम कहाँ जाएंगे? अपने बेडरूम में। एज इट इज अकाउंट्स प्रॉपर मैनर में मैनेज रहे, उसके लिए अर्थशास्त्रियों ने उसको कितने भागों में बांटा है? 3 पार्ट्स में। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को मैं आपको पहले हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहूंगी। पर्सनल अकाउंट का नाम होता है व्यक्तिगत खाता। ऑब्वियस है, बिजनेस कौन करते हैं दुनिया में? व्यक्ति ही बिजनेस करता है। एक व्यक्ति से माल लेना, दूसरे व्यक्ति को देना, यही तो बिजनेस है। तो व्यक्तिगत खाते के एग्जांपल होंगे निशा का अकाउंट, मयूर का अकाउंट, निशा की कंपनी का अकाउंट, मयूर की फर्म का अकाउंट। इसे इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल अकाउंट। सेकंड इज रियल अकाउंटिंग। रियल अकाउंट वास्तविक खाता या वस्तुगत खाता।
ऑब्वियस है, बिजनेस का मीनिंग क्या होता है? वस्तुओं का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। तो व्यापार में जितनी भी वस्तुएं आती हैं उन सबको कहां पर मैनेज किया जाता है? इन रियल अकाउंटिंग। लाइक फर्नीचर, मशीनरी, प्लस परचेस प्लस सेल, क्योंकि परचेस में वस्तु आएगी, सेल्स में वस्तु जाएगी। नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का हिंदी मीनिंग होता है नाम मात्र का खाता। व्यापार है तो कुछ चीजें सिर्फ नाम मात्र के लिए मैनेज की जाएंगी, जैसे कि सैलरी अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाट इज द मीन ऑफ द नाम मात्र? इसका बिजनेस में सिर्फ नाम है, हमने इसको फिजिकल कोई इसका एग्जिस्ट नहीं है। ना तो आज तक हमने प्रॉफिट नाम की वस्तु को देखा है, ना ही आज तक हमने सेल्स नाम की वस्तु को देखा है, ना ही हमने आज तक सैलरी नाम की वस्तु को देखा है। तो आप मुझे कह सकते हैं कि मैडम सैलरी तो आती है हर मंथ हमारे पास, लेकिन सैलरी में आपके पास आता है कैश या चेक या ऑन अकाउंट आपका अमाउंट ट्रांसफर होता है। बट फिजिकली अगर मैंने बोला मोबाइल, तो मैं मोबाइल को देख सकती हूँ, टच कर सकती हूँ। मैंने बोला पेन ड्राइव को मैं देख सकती हूँ, टच कर सकती हूँ। बट सैलरी जस्ट अ जजमेंट। हमने कोई भी प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज जो प्रोवाइड की है उसके बिहाफ पे हमारे पास जो भी कैश या चेक आता है, इट्स कॉल्ड द सैलरी। प्रॉफिट एंड लॉस जस्ट अ जजमेंट। माल कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, इट्स अ प्रॉफिट। माल ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा, इट्स अ लॉस। दैट्स व्हाई इनको कहां पर मैनेज किया जाता है? नॉमिनल अकाउंट को, जिसमें हिंदी में कहा जाता है नाम मात्र का खाता। लास्ट टॉपिक आज का, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ टैली, जिनको बोलते हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स ऑल्सो। बिजनेस में 3 रूल होते हैं। फर्स्ट रूल बिलोंगिंग फ्रॉम द पर्सनल अकाउंट, या जिसे हिंदी में मैं समझाना चाहूंगी व्यक्तिगत खाता। यहाँ मैं आपको 2 टर्म्स लेना चाहूंगी, डेबिट और क्रेडिट। बिजनेस से पूरा का पूरा जो बिजनेस होता है वो डिपेंड होता है डेबिट और क्रेडिट पर। डेबिट का मतलब होता है नामे, क्रेडिट का मतलब होता है जमा। बिजनेस में जो कुछ भी है, नामे किसके नाम रखना है उसे डेबिट किया जाता है, कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है उसे क्रेडिट किया जाता है। और इसी से रिलेटेड 3 रूल मैं आपको एक्सप्लेन करने चाहती हूँ। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते से रिलेटेड जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? व्यापार में पाने वाले सभी व्यक्तियों को डेबिट किया जाता है, व्यापार में देने वाले सभी व्यक्तियों को क्रेडिट किया जाता है। व्हाट इज द मीन ऑफ द पाने वाले व्यक्ति? 2 काइंड ऑफ द पर्सन। बिजनेस, कोई भी बिजनेस रन करने के लिए हमें 2 काइंड ऑफ बिजनेस पर्सन चाहिए होते हैं। पहले वो जिनसे हम माल परचेस करते हैं, दूसरे वो जिनको हम माल सेल करते हैं। पूरा जो हमारा बिजनेस है वो किस पे चलता है? डिमांड और सप्लाई पर। व्यापार में पाने वाले व्यक्तियों को डेबिट किया जाता है, व्यापार में देने वाले व्यक्तियों को क्रेडिट किया जाता है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकेंड रूल रिलेटेड टू वास्तविक खाता या वस्तुगत खाता। जब मुद्रा नहीं थी तो क्या होता था? वस्तु विनिमय। वस्तुओं को खरीदकर, मेरे पास फ्रूट्स है, मैंने फ्रूट्स दे दिए वेजिटेबल वाले को, वेजिटेबल वाले ने अपने वेजिटेबल दे दिए अनाज वाले को, अनाज वाले ने अपना अनाज दे दिया कपड़े वाले को। और इस तरीके से क्या होता था? वस्तुओं के आदान प्रदान के थ्रू व्यापार चलता था। लेकिन नाउ वी हैव करेंसी, अब हमारे पास है मुद्राएं। तो क्या कहा जाएगा? व्यापार में आने वाली समस्त वस्तुओं को डेबिट किया जाता है, व्यापार से जाने वाली समस्त वस्तुओं को क्रेडिट किया जाता है। What comes in debit, what goes out credit. Third और लास्ट रूल रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट, जिसे हम बोलेंगे नाम मात्र का खाता। व्यापार है तो ऑब्वियस है, हर व्यापारी चाहता है कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो, बेनिफिट हो, लेकिन हमेशा ऐसा हो पाना पॉसिबल नहीं है। बिजनेस है तो प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, इनकम होगी तो एक्सपेंसेस भी होंगे। थर्ड रूल बिलोंग करता है इसी को। थर्ड रूल कहता है व्यापार में होने वाले समस्त हानि और व्यय को डेबिट किया जाता है, व्यापार में होने वाले समस्त आय व लाभ को क्रेडिट किया जाता है। ऑल प्रॉफिट एंड ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट कंपनी। सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप पर जाना है, टैली प्राइम का लोगो आपको दिखाई देगा। टैली प्राइम के लोगो को आपको अपडेट करना है, वहां पर ऑप्शन आएगा क्रिएट कंपनी। F3 ऑप्शन प्रेस कीजिए। आप F3 ऑप्शन पे जाते हैं, आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट कंपनी। जैसे ही आप क्रिएट कंपनी को लेते हैं, स्क्रीन पर आपको इस तरीके का फॉर्म दिखाई देगा। इस तरीके के फॉर्म में आपको क्या क्या डिटेल्स अपडेट करनी है वो सारे डिटेल्स मैंने दी हैं। देन आप उसको एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। ये होगा आपका कंपनी क्रिएशन। होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप मिनिमम कम से कम 3 कंपनीज बनाइए बैक टू बैक। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।